आई होप सब ठीक है और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन नंबर 17 पूरा पढ़ लिया था। हम पढ़ते हैं अपने सेक्शन नंबर 18 से आगे। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है कि पार्टनर बी ए एजेंट ऑफ द फर्म, कि एक पार्टनर जो होता है वो पूरी पूरी फर्म का एजेंट होता है। ऐसा क्यों है समझिए। एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल है, हम ये पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 4 में, हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल होता है, क्योंकि एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल है, वो खुद के एक्ट के लिए लायबल है। और बचे हुए पार्टनर का वो एजेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाला फीचर होता है कि एक बंदा दूसरों के बिहाफ पे भी कर सकता है। एक एक पार्टनरशिप में एक बंदा खुद का प्रिंसिपल होता है और बचे हुए पार्टनर का एजेंट होता है। क्योंकि वो बचे हुए पार्टनर के एजेंट है तो बचे हुए पार्टनर्स भी के लिए भी लायबल, और खुद का प्रिंसिपल है तो खुद भी लायबल। तो खुद भी लायबल और बचे हुए पार्टनर को अपने वजह से लायबल कराते हैं, क्योंकि बचे हुए पार्टनर का एजेंट है तो उसके एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर लायबल। खुद का प्रिंसिपल है तो उसके एक्ट के लिए वो खुद भी लायबल। यानी कहे कि उसके एक्ट के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल हो गई ना। अब किसके एक्ट के लिए लायबल होती है, एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, एजेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो उस पार्टनर की एक्ट की वजह से अगर पूरी पूरी फर्म लायबल हो रही है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि वो फर्म का एजेंट है, कहेंगे। वही कह रहा है ये, समझिए। You must have be recalled that the partnership is a relationship between the partners who have agreed to share profit of the business carried on by them, they all or any one of them acting for all। देखो, चाहे तो चाहे सारे कर लें, चाहे कोई एक बंदा भी कर ले। सेक्शन नंबर 4 की डेफिनेशन थी। इस डेफिनेशन से आ रहा है कि एक बंदा किसी और बंदों का भी एजेंट हो सकता है, यानी कि एक पार्टनर खुद बिजनेस कर रहा है तो बचे पार्टनर का एजेंट हो सकता है। Section 8 clarifies that the position by providing the subject to the provision of this act, a partner is an agent of the firm for the purpose of business of the firm, कि जिस भी जो बिजनेस का पर्पस है उसके लिए पार्टनर जो होता है वो एजेंट होता है बचे हुए पार्टनर का। खुद का प्रिंसिपल होता है बचे हुए पार्टनर, लेकिन किस चीज के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए। नॉन बिजनेस पर्पस मान लीजिए ए बी सी तीन बंदे थे, ए था, बी था एंड सी था, तीन बंदे थे, तीनों पार्टनर थे। ए बी का एजेंट किस लिए है, सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है ना ए बी का एजेंट। मानिए ए ने कोई घर अपने घर एक्ट कर लिया, या अपने घर नहीं, अपने रिश्तेदार के साथ ठगी करी, अपने रिलेटिव के साथ ए ने ठगी करी। तो जो ठगी बिजनेस से मतलब नहीं था, उसका अपना पर्सनल मैटर था। तो क्या उसका रिलेटिव कह सकता है, बी क्या साथ है कि तुम उसके बिजनेस पार्टनर हो, लाओ तुम मुझे पैसा दो? नहीं कहेगा ना, कि उसका पर्सनल पर्पस है, बिजनेस नहीं है। तो एजेंट सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ना कि पर्सनल पर्पस के लिए। So as far as he acted for himself in his own interest in a common concern called partnership, he may be properly be deemed to be the principal। जब वो खुद एक्ट करता है अपने लिए, कोई भी अपने पार्टनरशिप फर्म में जब वो खुद से एक्ट करता है खुद के लिए, तो वो खुद का प्रिंसिपल हो जाता है। और जब वो दूसरों के कहने पे एक्ट करता है तो उनका बन जाता है डीम्ड एजेंट। इसीलिए कहा गया है किसी पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा खुद का प्रिंसिपल होता है और बचे हुए पार्टनर का एजेंट होता है। इसलिए कहे कि पूरी की पूरी फर्म का ही एजेंट बन जाता है। द प्रिंसिपल डिस्टिंक्स बिटवीन हिम एंड अ मेयर एजेंट इज दैट he has a community of interest with the other partner in the whole property and business liabilities for the partner, whereas the agent has। समझो, आप एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो, या फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे। एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो ये है पार्टनर और ये है एजेंट। पार्टनर और एजेंट में कुछ एक चीज का फर्क होता है। देखो, लाइबल तो करता है पार्टनर भी अपने प्रिंसिपल को लाइबल करेगा और एजेंट भी अपने प्रिंसिपल को लाइबल करेगा। लेकिन पार्टनरशिप में एक चीज एक्स्ट्रा होती है। जो पार्टनर होता है वो फर्म की एसेट एंड लाइबिलिटी में अपना शेयर हिस्सेदारी रखता है। यानी कि फर्म की जो एसेट है उसमें भी अपनी हिस्सेदारी रखेगा, और जो उसकी लाइबिलिटी होंगी वो भी उसमें उसे पे करनी पड़ेंगी अपने रेशियो में। तो यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी में शेयर होता है, जबकि एजेंसी वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं होता कि एजेंट प्रिंसिपल की एसेट के लिए मैं हिस्सेदारी रखता हो। यही कह रहा है वो। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। द रूल दैट द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन। सारी की सारी ट्रांजेक्शन पे अप्लाई नहीं होगा, बस जो डीलिंग बिटवीन पार्टनर देमसेल्फ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डन फॉर पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। देखो समझो, जो पार्टनर एक दूसरे के साथ डील करेंगे तो उस केस में सारी ट्रांजेक्शन नहीं में नहीं मानना जाएगा ये भाई, ये एजेंसी वाला कौन सा, मान लीजिए ए था, बी था एंड सी था।
तो जितने भी पार्टनर डील कर रहे हैं आपस में डीलिंग होती है ना, तो उसके लिए सारी की सारी ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट सारी की सारी ट्रांजेक्शन के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही आता है। समझिए, सी के पास था आईफोन, सी क्यूट के पास था आईफोन। सी क्यूट जब ये तीनों बैठ के लंच कर रहे थे, लंच करते करते सी ने कहा कि देखो मेरा आईफोन 14 है, लेकिन मैं अभी से भेजने चाह रहा हूँ, भाई अब सैमसंग पर जाना चाह रहा है, ऐसा सी कह रहा था। तो ए ने कहा बिल्कुल मुझे खरीदना ही था, या ला मुझे दे दे, मुझे दे दे। सी ने कहा चल ठीक है रख ले। ए सी करा पेमेंट, तो ए ने कहा देख पेमेंट अभी तो है नहीं, तुझे पता है, लेकिन जब हम अपना प्रॉफिट से आएगा तो मैं तुझे प्रॉफिट में से अपना वाला प्रॉफिट दे दूंगा। आया प्रॉफिट की डेट, प्रॉफिट बटा सब में। अब सी गया ए के पास कि ला भाई पेमेंट है। ए कह रहा कौन हो भाई तुम, मैंने तो नहीं लिया तुमसे आईफोन। सी ने कह रहा कि तू नहीं लिया, कोई बात नहीं, तू मत दे, चल कोई बात नहीं, बी भी था, तू नहीं देगा, बी था ना, बी भी एजेंट हमारे बिजनेस का ही पार्टनर है, तो वो भी तेरे एक्ट के लिए लाइबल रहेगा, क्योंकि तू प्रिंसिपल है और बाकियों का एजेंट है। तो बी वो गया बी के पास, बी ने कहा रुक जाओ, तुमने शायद सही से नहीं पढ़ा, सेक्शन नंबर ये वाला पढ़ो, सेक्शन नंबर 18 का ये वाला पोर्शन तुमने सही नहीं पढ़ा, कि जो पार्टनर होता है अगर उनके बीच में डीलिंग हो रही है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो उस केस में लाइबिलिटी नहीं रहती, सिर्फ बिजनेस पर्पस की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल होते हैं। तो फिर एक तब सी के पास क्या उपाय है, सी के पास उपाय है सीधा कोर्ट में जाए ए के लिए कि मेरे साथ ठगी हुई। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, कुछ केस में क्या बोलते हैं अपना पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाती है फर्म का एजेंट बनने का, फर्म का एजेंट बन जाते हैं कुछ केसों डायरेक्टली। क्या केस है, द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज कैरिड ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड द फर्म। क्या बोला इस देखो समझो, जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, उसके जो बिजनेस के डेली रूटीन के कोई खर्चा है, या कोई ऐसा कैजुअल वे में जो चलती है, यूजुअली जो चलता है ना कोई ट्रेंड वगैरह, अगर उसमें कोई पार्टनर कुछ वो कर रहा है ना, तो उस केस में पार्टनर फर्म को बाइंड कर देता है। मान लीजिए फर्म है, फर्म कह रही है कि भाई हम हमें चाहिए प्लास्टिक, क्योंकि हम खिलौने बनाते हैं, हमें चाहिए प्लास्टिक, ऐसा फर्म कह रही है, हमें चाहिए 1000 kg प्लास्टिक। सी बी पार्टनर ले आया 500 kg, बी पार्टनर ही लाता था, बी पार्टनर ले आया। आई फर्म कह रही है कि नहीं नहीं यार अभी 500 kg उन्होंने चाहिए था, ये तो भाई दिक्कत हो गई। एक एक स्लीपिंग पार्टनर है, वो अलग सोया पड़ा है, वो भी नहीं उठ रहा। एक और पार्टनर था, क्या बोलते हैं अपना डी, डी नहीं आर, मान लीजिए एक पार्टनर आर था, ये था। आर ने क्या करा ना, यार चलो टेंशन न लो, तुम तो लिया है, सी वाने सो रहा है, तो अब मैं ही ला के दे देता हूँ। जैसे जब भी कोई ऐसे लिया आता है तो उस केस में कहते हैं कि ये इसने फर्म को बाइंड कर दिया। ऑल्दो आर एक्टिव नहीं था, आर भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था बिजनेस में, लेकिन फिर भी आर ने ला के कर दिया, उस केस में आर उसे कर देगा फर्म को बाइंड। अगला, द अथॉरिटी टू द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कंसर्न बाय दिस सेक्शन कार्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो बताया नहीं। अब देखो यहाँ इन्होंने फर्म ने उन्हें कही थी कि आर टू मिला के दो, लेकिन आर खुद से लिया है जो कि फर्म की नीड थी, तो उस केस में आर फर्म को बाइंड कर देगा। अगला है, देखो कुछ काम पार्टनर कहीं नहीं कर सकता, कुछ काम पार्टनर कर ही नहीं सकता, बस कब कर सकता है, अगर यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड है। यूसेज एंड कस्टमर ऑफ ट्रेड का मतलब ये यूसेज में चलता आ रहा है, या फिर ये कस्टम चलता आ रहा है, मतलब जब से पार्टनरशिप फर्म पर ही है, जब से कोई पार्टनर अगर ये काम कर रहा है तो करता रहेगा। या फिर अगर कोई यूसेज हो रही है, उस केस में यूसेज माने कोई इमरजेंसी है या कोई केस है, तो उस केस में कर सकता है, वरना पार्टनर ये कुछ काम की लिस्ट है, इन काम को पार्टनर नहीं कर सकता। लिस्ट पढ़ते हैं पहले, फिर दोबारा इसे एक बार पढ़ेंगे। सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म इन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है, एब्रिटेशन, आर्बिट्राज अलग चीज होता है, वो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। एब्रिटेशन क्या होता है, एब्रिटेशन समझो, मानो जैसे एक तो कोर्ट होता है, लेकिन कुछ बंदे कहते हैं यार कोर्ट बहुत लंबा प्रोसीजर है, हम कोर्ट नहीं अपनाना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी एक रिनाउंड पर्सन, मान लीजिए सर रतन टाटा सर हैं, हम उन्हें अपना आर्बिट्राज बना देते थे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगी, पार्टनर कह रहा है, जैसे ही हमारे बीच में डिस्प्यूट होगी या हमारी किसी से डिस्प्यूट होगी, तो हम जाएंगे सीधा सर के पास, हम कोर्ट नहीं जाके उनके पास चले जाएंगे, क्योंकि उनको सब मानेंगे, उनकी बात सब मानेंगे भाई, हर कोई बंदा जानता है उन्हें, तो उनकी बात तो सब मान ही लेंगे ना, तो इसलिए उनको अपना जज बनाते हैं, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन करना। जब किसी जज को नहीं, मतलब जैसे कोर्ट ऑफ लॉ को नहीं, किसी एक बंदे को ही कह देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं कि अगर कोई केस फ्यूचर में कोई हमारे बीच में डिस्प्यूट होगी, तो हम उस बंदे से पास जाके सॉल्व करवाएंगे, ना कि अपना क्या बोलते हैं कोर्ट्स में, तो उस केस में से कहते हैं आर्बिट्रेशन करना। तो कोई पार्टनर कोई भी डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकता,
कब तक, अगर कुछ उसमें लिखित नहीं होगा तो, क्या बोलते हैं, अपने डीड वगैरह में नहीं लिखित होगा तो। ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इन हिज ओन नेम। नेम बैंक पर अकाउंट फर्म के नाम पर होना चाहिए, खुद के नाम पर नहीं चलेगा। कालू के खुद के नाम पे नहीं चलेगा, पूरी की पूरी फर्म के, अपनी सॉफ्टवेयर, पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर किंग के नाम पे करना पड़ेगा। comprises or illiquids any claim or portion for the claim by the firm। मान लीजिए फर्म को कोई क्लेम लेना था या कोई पोर्शन लेना था, तो आप उन्हें उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप नहीं कहेंगे बाहरी बंदे से कि नहीं नहीं यार, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, चल इतने ना दे, इतने दे दे। ऐसा आप नहीं कर सकते, जितना है उतना लेना पड़ेगा, भाई भाई कुछ नहीं चलेगा। अगला है विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। मान लीजिए फर्म ने किसी थर्ड पर्सन को सू करा है, मान लीजिए फर्म ने किसी थर्ड पर्सन को सू करा है। आप उस थर्ड पर्सन से जाकर कह रहे हो कि नहीं नहीं यार, मैं तेरा सेटलमेंट करा दूंगा, रहने दे, कोई सी भी कुछ नहीं होगा, बस तू ला 1 लाख रुपए निकाल अपनी जेब में रख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अगला है एडमिट एनी लाइबिलिटी इंश्यूर्ड और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। मान लीजिए कोई इश्यू चल रही है, अब कोर्ट कोर्ट है, पूरा कोर्ट बना हुआ, तीनों जज खड़े हैं। जज साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप हाथ खड़ा करके कह रहे हैं नहीं नहीं जज साहब, हमारी गलती थी, हमारी गलती थी, हम एडमिट कर रहे हैं, हमारी गलती थी, जो पेनल्टी वो करेंगे हम भुगतेंगे। आप ऐसा कर नहीं कर सकते। तो वैसा आप एडमिट नहीं कर सकते कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी सूट जो चल रही है, ऑनगोइंग सूट है अगेंस्ट द फर्म। उसके बाद एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल क्या, जो चल फिर ना सके या जो मूव ना कर सके, या फिर कहीं जैसे कि हमारी लैंड बिल्डिंग वगैरह, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, शेयर्स वगैरह ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, अपना लैंड वगैरह जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो अपने बिहाफ में नहीं ले सकता। मान लीजिए फर्म को चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन पार्टनर नहीं कह सकता कि मैं परचेज कर रहा हूँ, लाओ तुम मुझे करो। ऐसे नहीं, फर्म को चाहिए तो फर्म के बिहाफ में ही लेनी पड़ेगी, खुद की कैपेसिटी में नहीं ले सकते। ट्रांसफर भी नहीं कर सकते कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि फर्म की है। कोई फर्म की एसेट आप अपने नाम से किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और लास्ट वन नॉट लीस्ट, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक, सब इजीली चीज थी। सेक्शन नंबर 18 भी हमारा हो चुका, सेक्शन नंबर 19 भी हम पढ़ चुके। अब पढ़ते हैं अपना सेक्शन नंबर 22, मोड ऑफ डूइंग एक्ट बाइंड द फर्म। कुछ ऐसा एक्ट करना जो फर्म को बाइंड करते हैं। देखते हैं, पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और executed by a partner or other partner on the behalf of firm shall be done or executed in the firm name। कि अगर आप फर्म को अपने किसी एक्ट के लिए पार्टनर बाइंड करना चाह रहा है, तो उसे वो एक्ट फर्म के नाम पे करना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन फर्म के नाम पे करनी पड़ेगी। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो ट्रांजेक्शन करके वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाएगा। ये कहना चाह रहा है इससे। मान लीजिए एक ए बी सी 3 पार्टनर थे, ए बी सी 3 पार्टनर थे। अब क्या हो गया, इन्हें मंगाना है रॉ मटेरियल, कच्चा सामान तो मंगाना पड़ेगा। तो कच्चा सामान मंगाने की जिम्मेदारी भले ही ए क्यों दे रखी हो, लेकिन जब ए सामान लेने जाएगा तो वो फर्म के नाम पे पर्चा बनवा के लाएगा। अगर वो खुद के नाम पे लाएगा तो उसके लिए फर्म लाइबल नहीं रहेगी। ये कह रहा है जो भी ट्रांजेक्शन होगी आपको फर्म के नाम पे करनी पड़ेगी। एट अ वेरी आउटसेट या एट अ वेरी स्टैंड, you should understand what is mean by implied authority। You have just read that every partner is an agent of the firm for the purpose of business thereof। consequent, जैसा आपने सुना है कि हर एक पार्टनर क्या बोलते हैं, अपना एजेंट है पूरी पूरी बिजनेस का। देयर consequently as between the partners and outside the world whenever may be there sorry private agreement between them। मान लीजिए कोई पार्टनर ने आपस में कुछ प्राइवेट मामला कर दिया, प्राइवेट माने प्राइवेट एग्रीमेंट वगैरह, बिजनेस एग्रीमेंट, या फिर कोई पार्टनर ने किसी आउटसाइडर से कर दिया, तो उसमें क्या होता है, ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ एवरी अदर इन द एवरी मैटर कनेक्टिंग विद द पार्टनरशिप बिजनेस, हिज एक्शन बाइंड दी फर्म। तो उस केस में उसका एक्शन फर्म को बाइंड करेगा। एक कोई पार्टनर आपस में कुछ कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर कोई पार्टनर आउटसाइडर से कुछ कॉन्टैक्ट करता है, उस केस में उनका जो एक्शन लिया जाता है ना, यानी जो कॉन्टैक्ट चीजें होती हैं वो फर्म को बाइंड करती हैं। देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए एक्स अ पार्टनर इन अ फर्म सोलिसिट borrows money and execute a promissory note in the name of firm without authority। ए एक्स बंदा था, एक फर्म का पार्टनर था, वो क्या कर रहा था, वो सोलिसिट कर रहा था क्लाइंट को और बोरो कर रहा था मनी एंड एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोमिसरी नोट। एक नोट होता है प्रोमिसरी नोट, उसे एग्जीक्यूट कर रहा था फर्म के नाम पे बिना फर्म की इजाजत के। मतलब बचे हुए पार्टनर को नहीं पता होने का इस चीज का, ये अकेला बंदा ये सब काम कर रहा था। द अदर पार्टनर आर नॉट लाइबल फॉर द नोट। तो अदर पार्टनर इसके लायबल होंगे नहीं, क्योंकि उसने बताया नहीं ना। कुछ पहले एक बार बता देना चाहिए था कि देखो भाई, हम तुम नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे बिहाफ में, ये एक्ट कर सकता हूँ,
बाकी वाले कहते हैं हाँ ठीक है आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने बताया नहीं, बंदे ने खुद अपने आप करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो उस केस में इसके लिए बचे हुए पार्टनर लायबल नहीं है। As it is not a part of ordinary business of this solicitor to draw, accept or endorse negotiable instrument। जो सोलिसिटर माने जो पैसा वगैरह उसका देते हैं, या फिर पैसा वगैरह लेने वगैरह, तो पैसे के लेन देन का बिजनेस था, लेकिन प्रोमिसरी नोट एक अलग चीज हो गई, तो आपने अपना ऑर्डिनरी बिजनेस को तोड़ा है। आपने अपने ऑर्डिनरी, इसे समझो यार, ये एकदम कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, मैं वही बताऊंगा इसके बारे में एग्जाम्पल। आपने, अगर आपने जो मेन बिजनेस था, मान लीजिए ये 3 बंदे हैं, ए बी सी 3 बंदे हैं। अब क्या हुआ कि जो ये था, ए ने बिना बताए, ये इनका खिलौनों का बिजनेस था, खिलौनों खिलौनों का बिजनेस था इसका। जस्ट अ मिनट। अब इन्हें करा, इन्हें बिना बताए, बिना बी और सी को बताए, भाई अपना डील कर रहा है काय में, परफ्यूम्स वगैरह में, चुपचाप एकदम गुप्त। तो क्या इसकी ऑर्डिनरी बिजनेस था? इसका ऑर्डिनरी बिजनेस तो खिलौने बनाने का था, और पार्टनर एक्ट ऐसा कर रहा है जो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं था। तो इस केस में क्या ये बचे हुए पार्टनर को लायबल करेगा? नहीं करेगा। इसका ये एक्ट बचे हुए पार्टनर को लायबल नहीं करेगा, क्योंकि इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब वो है जब आप बिजनेस को, रूल को नहीं तोड़ रहे, बस आप एक्ट कर रहे हो एज ए इमरजेंसी, या फिर आप खुद एक्ट कर रहे हो कोई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विद इन द बिजनेस, जो बिजनेस की बाउंड्री है, जो बिजनेस का सर्कल है, इसके विद इन आप एक्ट करोगे, चाहे भले ही वो आपकी अथॉरिटी से, समझिए एक तो होता है खुद की अथॉरिटी, एक होता है बिजनेस की अथॉरिटी। बिजनेस की ऑर्डिनरी बिजनेस, मान लीजिए मेरी अथॉरिटी है इतनी, समझिए, जस्ट अ मिनट, मानिए मेरी अथॉरिटी है इतनी, जो ये सर्कल है ये मेरी अथॉरिटी है, और जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये है इतना। मैं अपनी अथॉरिटी से बाहर इस जगह कुछ काम कर सकता हूँ, इम्प्लाइड अथॉरिटी कहेंगे उसे। लेकिन क्या मैं इस जगह आके कुछ काम कर सकता हूँ? नहीं। जो बिजनेस की जो बिजनेस के ऑपरेशन से ये अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट करूंगा, इसके लिए नोट लाइबल रहूंगा। इसके लिए बचे हुए पार्टनर लाइबल नहीं रहेंगे। इसके लिए अदर पार्टनर को मैं बाइंड नहीं कर पाऊंगा, और इस केस में मैं अदर पार्टनर को बाइंड कर पाऊंगा। ठीक, ये होता है। अपनी अथॉरिटी तोड़ी, लेकिन फर्म के जो ऑब्जेक्टिव है या फर्म के जो मेन बेसिस हैं उसके विद इन हूँ अभी मैं, तो मैं लाइबल कर पाऊंगा अदर पार्टनर को। लेकिन मैं अगर फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को ही तोड़ दूं, उससे ये अलग चला जाए, तो उस केस में लाइबल नहीं करना था। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका, हमारे खिलौने बनाने की कंपनी है, या कंपनी वाला, सॉरी, पार्टनरशिप है, और भाई मैं 3 बंदे हैं, एबीसी, एक ए भाई क्या कर रहा है, परफ्यूम बेचना चालू कर दिया, तो उसके लिए बी और सी लाइबल नहीं रहेंगे। द पार्टनरशिप बी आर जनरल कमर्शियल नेचर। He may pillage or sell partners property. If a partnership is a general commercial per nature, अगर पार्टनरशिप जनरल कमर्शियल नेचर की है, यानी कॉमर्शियल पर्पज से बनी है, यानी कि सेल्स और परचेज बिजनेस वगैरह पर्पज से ही बनी है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, उस केस में, तो उस केस में कोई पार्टनर सेल या पिलेज कर सकता है किसी पार्टनरशिप की किसी भी प्रॉपर्टी को। ठीक, जस्ट अ मिनट, ये सिंगल कार है, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक चल रहा है, तो ये वाले पॉइंट देखने पड़ते हैं। ठीक, तो पहला आ गया कि जब कोई पार्टनरशिप जनरल कमर्शियल पर्पज से बनी है, यानी जनरल बिजनेस पर्पज से बनी है, उस केस में ही में प्लेज और सेल दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, उस केस में वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को सेल और प्लेज कर सकता है। ही कौन? पार्टनर। ही में बाय गुड ऑन द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनर चाहे तो फर्म के नाम पर क्या बोलते हैं, गुड सामान खरीद सकता है। ठीक, अगर कोई पार्टनरशिप जनरल पर कॉमर्शियल नेचर से बनी है, उस केस में पार्टनर चाहे तो पिलाज कर सकता है, पिलाज माने गिर में रख सकता है, चाहे तो कहें तो सेल भी कर सकता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को। दूसरा, ही में बाय गुड और अकाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ फर्म, की पार्टनरशिप फर्म के नाम पर वो सामान खरीद सकता है। खरीदेगा क्या? कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीद सकता है। उसके बाद ही में बोरो मनी, कॉन्टैक्ट डेब्ट, पे डेब्ट ऑन द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, कि वो पैसा ले सकता है और पैसा पे भी कर सकता है, रीपे कर सकता है अपने नाम से, पार्टनरशिप के लिए। अपने नाम से नहीं चाहिए, ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, अपने नाम से नहीं, ये तो दिक्कत बोल दिया मैंने, अपने नाम से नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप के बिहाफ में। तो वो जो कागज वगैरह बनेंगे उसमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का नाम रहेगा, बंदा काम कर रहा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं नाम पार्टनरशिप का ही चलता है। ही में ड्रॉ, में साइन, में इंडोर्स, में ट्रांसफर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस तो डिसकंटिन्यूड, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट भी ये कर सकता है।
लेकिन क्या कहाँ पे करेगा, ये पार्टनरशिप के नाम से करेगा, अपने पर्सनल नाम से नहीं कर पाएगा। देखिए, इन दी नेम एंड ओन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप का जो खाता है, जो अकाउंट है बैंक अकाउंट से ये सारे काम करेगा और उसी के नाम से करेगा, अपने नाम से नहीं कर सकता वरना वैलिड नहीं रहेगा। तो पार्टनर ये काम कर पाता है। एक्सटेंशनर, ये तो होगा मेन काम, जो जनरली 4 काम तो ये कर पाएगा। पार्टनर ये 4 काम कर सकता है फर्म के बिहाफ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या एसेट खरीद बेच सकता है फर्म की, प्लेस भी कर सकता है, गिरवी भी रख सकता है, उसके बाद बाय कर सकता है गुड ऑन दी अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बिहाफ में गुड खरीद सकता है, रॉ मेटेरियल खरीदता है, खरीदेगा ही। उसके बाद मनी बोरो कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसके बाद जो मनी ली होगी तो वापसी करने का टाइम आएगा तो वापसी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोई ड्रॉ करना है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स वगैरह बनाने हैं तो वो भी बना लेगा। लेकिन क्या होना चाहिए उसमें, कंडीशन ये है कि फर्म के अकाउंट से होना चाहिए और फर्म के भी हाथ में होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम देख चुके। ठीक, हमारा हो गया ये सब। अब देखते हैं आगे। अब इसमें कुछ एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन है, कुछ जो आप बढ़ रहे हैं हम बढ़ा भी रहे हैं, कुछ हम उस पर रेस्ट्रिक्शन भी डाल रहे हैं इस इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, कि जो पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी है ये वाली, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं, इनमें कुछ हम बढ़ाव भी करेंगे और कुछ चीजों को कम भी करेंगे। क्या एक्सटेंशन रेस्ट्रिक्शन देखेंगे, हम देखते हैं क्या क्या बोलेगा ये। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में बी एक्सटेंड और रेस्टेंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर, की पार्टनर चाहे तो कर सकते हैं। पार्टनर कहेंगे कालू से, देख भाई कालू, तू फर्म के बिहाफ पे सामान नहीं खरीद के ला सकता, तू फर्म के बिहाफ में किसी से पैसा नहीं ले सकता, क्या बोलते हैं, किसी से मनी बोरो नहीं कर सकता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज लिख दी तो बात खत्म हो गई, फिर तो कालू कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज नहीं है तो एक पार्टनर की ये इम्प्लाइड अथॉरिटी हो जाती है, ये पार्टनर ये कर सकता है। ये तो मेन है, ये तो हो गई मेन अथॉरिटी। इसके बाद कुछ अथॉरिटी है जो बढ़ाई दी जाती है इमरजेंसी के केस में, देखते हैं आगे। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द implied authority of partner by agreement shall be effective against a third party। देखो क्या होता है, समझो। दो चीजें होती है, एक तो है कि थर्ड पार्टी को पता है, मान लीजिए ये 3 बंदे, समझिए मैं आपको बता दूं डिटेलिंग में जाकर। हो जा भाई रब, हाँ ठीक है ना। ये यार कुछ नहीं, देखो ये समझो, ए है, बी है, सी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी हम पढ़ चुके, 4 थी वे इम्प्लाइड अथॉरिटी हम देख चुके, ये वाली। ठीक, ये 4 थी। अब क्या बात है, अब देखते हैं आगे। तो ए बी सी 3 बंदे थे, जो एग्रीमेंट था उसमें कहा था ए ने, ए को बी और सी ने, बी सी ने ए को कहा था, बी एंड सी ने ए को कहा था कि देखो भाई ये, तुम हमारे बिहाफ में तुम हमारे बिहाफ में कभी भी किसी से लोन नहीं ले सकते, या फिर कहें तुम हमारे बिहाफ में कभी भी किसी से लोन ले ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, बात खत्म। ऐसा पहले ही रेस्ट्रेन कर दिया था इनकी डीड में। तो अगर इनकी डीड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है, क्या हो सकता है, बिल्कुल होगा। तो उस केस में इसे ये वाली इम्प्लाइड अथॉरिटी मिल पाएगी, ये वाली थर्ड वाली मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके लिए तो उन्होंने एग्रीमेंट में चीज लिखी कि आप हमारे नाम, आप बिजनेस के लिए कभी पैसा लेन देन नहीं कर सकते, या आप कहें तो बोरो वगैरह चीजें नहीं कर सकते आप बोरोइंग की। तो ऐसा करता है, हाँ करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं क्या। तो मान लीजिए ऐसा करा है, तो ये तो इनकी इनसाइडर बात हो गई। अब इसके 2 इम्पैक्ट आएंगे। जब ये बाहर जाएगा ए, यानी कि ए आउटसाइड में वर्ल्ड में जाएगा, तो हो सकता है बाहर है, आउटसाइडर को पता हो या आउटसाइडर को ना पता हो। अब 2 केस बनते हैं, एक तो केस है आउटसाइडर को पता है कि ए को मना करा है, और दूसरा केस है आउटसाइडर को नहीं पता कि ए को मना करा है। देखते हैं, पढ़ते हैं। द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन, पहला केस था जब आउटसाइडर को पता है कि ए को भाई मना कर रखा है गुड खरीदने का, और दूसरा केस में बनता है जब पार्टी को जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा है। अब देखेंगे आगे चल के। 2 चीजें हो गई, या तो पार्टी को पता होगा या पार्टी को नहीं पता होगा रेस्ट्रिक्शन का। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो ये अच्छा एग्जांपल है इसलिए इसे पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ए है एक, ए अ पार्टनर है, बोरोस फ्रॉम बी 100 रुपीज, मान लीजिए 100 रुपीज, ए ने बी से 1000 रुपए लिए, इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम पे लिए। ए ने 20,000 रुपए फर्म के नाम पे ले लिए, बट इन द एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी, लेकिन ये अथॉरिटी के बाहर था। मतलब अथॉरिटी में होगा 500 रुपए लेना हो सकता है, या 200 रुपया हो सकता है, ये अथॉरिटी नहीं हो लेने की। एंड यूटिलाइज द सेम फॉर द पेइंग डेब्ट ऑफ द फर्म, लेकिन उसने पैसे का सदुपयोग करा, देखो फर्म के लिए इस्तेमाल करा, फर्म की उधारी चुकाने के लिए। हियर द फैक्ट दैट द फर्म
हैज contacted that suggested that it is a trading firm, ये एक ट्रेडिंग फर्म थी, and as trading trending firm, it is a trending firm and is as such it is within a implied authority of A to borrow money from the for the business purpose। देखो क्या वाला ये कह रहा है कि द फैक्ट, ये ऐसा फैक्ट है कि फर्म जो है वो कॉन्टैक्ट डेप्ट हो चुकी है, कि जो फर्म का डेप्ट का कॉन्टैक्ट है वो बताता है, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग फर्म है इसमें एक ही पास अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई है कि वो बोरो कर सकता है मनी फॉर द बिजनेस। द इम्प्लाइड अथॉरिटीज एज सो हैज बीन नोटेड मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिम एंड अदर पार्टनर। लेकिन अभी तो सही है ये सब, अभी तो उसकी अथॉरिटी है, क्योंकि कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ बना हुआ नहीं है, तो अभी तो उसकी अथॉरिटी है, ये चाहे तो बिंदास करे, ये कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अथॉरिटी को रोक सकते हैं बचे हुए पार्टनर, हाँ। जिस दिन पर बचे हुए पार्टनर कहेंगे कि ये भाई बहुत हो चुका, अब तुम हमारे बिहाफ में कोई डेप्ट वेप्ट नहीं लाओगे, उस केस में ये चीज हो जाएगी बंद। समझिए, एक पार्टनरशिप फर्म का, इन्हें क्या करा, 1000 रुपए उधार लेकर किसी बंदे से दूसरे बंदे अपने बिजनेस के डेप्ट चुकाने के लिए दे दिए, जो कि एक ही अथॉरिटी में नहीं था। एक को नहीं कहा गया था कि तुम आकर, एक को कुछ नहीं कहा गया था इस बारे में कि आप डेप्ट ले सकते हो या नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, साइलेंट थी इस बारे में डीड। तो डीड इस बारे में साइलेंट थी, तो ए के पास ए को कुछ नहीं था, तो अब ये लेके बिजनेस पर्पस में इस्तेमाल करा है, तो ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी बन जाती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ ली है ये चीजें होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये चार चार चीजें कर सकता है कोई भी पार्टनर अगर एग्रीमेंट में कुछ चीज नहीं लिखी है तो। लेकिन अब पार्टनर चाहे तो इसे रोक सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं, डीड में रेस्ट्रिक्शन डाल के रोक सकते हैं। द फर्म विल बी लाइबल टू repay द मनी टू स्पीक, क्योंकि लेकिन इस ट्रांजेक्शन के लिए तो लाइबल रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि अब तक कोई एग्रीमेंट नहीं बना, इसके बाद पार्टनर एग्रीमेंट बना के रोक सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं रोका, तो अभी तक नहीं रोका, तो जब तक वो डीड में एग्रीमेंट में वो चीज नहीं लिखी जाएगी, जब तक के एक्ट के लिए फर्म लाइबल रहेगी, ए के इन एक्ट के लिए भी, इम्प्लाइड अथॉरिटी के लिए भी। ऑन द कंट्रारी, बी अवेयरनेस एज द रेस्ट्रिक्शन विल बी एब्सॉल्व द फर्म द फॉर लाइबिलिटी टू repay द अमाउंट टू बी। लेकिन इसका कॉन्ट्रारी, इसका उल्टा है, अगर बी को पता था, जानकारी थी कि ये रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है और वो फिर भी करता, उस केस में फर्म को लाइबिलिटी नहीं होती, उसकी लाइबिलिटी एब्सॉल्व हो जाती, फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो जाती। अगर बी को पता होता कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लग चुका है और वो लगने के बाद भी उसे पैसे देता, उस केस में वो फर्म को बाइंड नहीं कर पाता। सीधी सी बात है यार, ऐसा आप कहीं ना कहीं पहले ही पढ़ चुके होंगे, देखो समझो, दो चीजें, ये है ये बंदा ए को अभी कोई कॉन्टैक्ट में जानकारी नहीं दी, अभी ये अपनी जो चार इम्प्लॉयड अथॉरिटी है ये वाली, ये सब इंजॉय कर सकता है, और आउटसाइडर भी इनके बदले पैसा रिकवर करने का अधिकार रखता है। ठीक, अब मान लीजिए कंपनी ने इनकी ये वाली अथॉरिटी बंद कर दी, ये चार में से किसी अथॉरिटी या चारों अथॉरिटी को कर दिया मना, तो अब इस टाइम पर अगर आउटसाइडर कॉन्टैक्ट करता है तो फिर आउटसाइडर भी नहीं कर पाएगा, अपना हक अधिकार वापसी ले पाएगा। देखो, अगर उसने क्या बोलते हैं, उसके जो डीड है, डीड में अभी कोई चेंज नहीं हुआ, डीड में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो उसके पास अथॉरिटी है, तो फिर आउटसाइडर भी पैसा क्लेम कर पाएगा। मान लीजिए डीड में नहीं कहा गया और उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो उसके से पैसा वो आउटसाइडर नहीं क्लेम कर पाता। क्यों क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अब ये मामला हो चुका है रेस्ट्रिक्टेड। ये सब पढ़ चुके हैं हम। अगला है सेक्शन नंबर 20 की बात चल रही है, ये सेक्शन नंबर 20 चल रहा है, तो ठीक है ना, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, इट मे बी नोटेड दैट द अबव मेंशन एक्सपेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन जो हम अगर मान लीजिए अपनी पावर को घटाना या बढ़ाना चाहें, हम कहें कि किसी पार्टनर की हम अथॉरिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं या किसी पार्टनर की अथॉरिटी को घटाना चाह रहे हैं, तो क्या अपना आप एक बंदा घटा देगा? नहीं, उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी। कोई एक पार्टनर चाहे तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, या कुछ चाहे तो खुद से अपनी अथॉरिटी में कोई बदलाव नहीं कर सकता। एक पार्टनर के कहने से किसी भी या दूसरे पार्टनर, मान लीजिए 3 पार्टनर है, बात खत्म। रुको यार, कभी आप समझो, सेकंड, ए बी सी एंड डी, मान लीजिए 4 पार्टनर है इस फर्म में, बात करो, ए बी सी डी है। हम चाह रहे हैं कि ए की अथॉरिटी को हम घटा दें, हम चाह रहे हैं कि ये ऐसा ना करे, ये काम ना कर पाए, ये ना क्या बोलते हैं, एक गुड ना खरीद पाए पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, यानी कि एक कच्चा माल ना ला सके पार्टनरशिप के बिहाफ में। हम ये कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ बी और सी मिलकर कर लेंगे?
एक कहेंगे बी और सी मिलकर कह सकते हैं एक को कि नहीं नहीं भाई अब आज से तुम गुड़ नहीं खरीद सकते, नहीं, उसके लिए बी सी डी तीनों की सहमति लगनी होगी, तभी जाके ए को रोक पाएंगे उस गुड को लाने से। तो ये समझिए आप। अगला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है, बहुत फेमस टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे से करना। सेक्शन नंबर 21 कहता है पार्टनरशिप अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी आए तो उस केस में पार्टनरशिप की क्या अथॉरिटी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ए पार्टनर हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट। देखो कुछ कोई स्पेसिफाई नहीं करा, कुछ भी करो, अगर इमरजेंसी है पार्टनर की तो कोई सा भी एक्ट कर सकता है पार्टनर, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस। बस आपके उस एक्ट से फर्म को लॉस से बचाना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन होनी चाहिए फ्रॉम लॉस। अगर फर्म को लॉस होने जा रहा है और आपको पता है कि आप इसे रोक सकते हो, तो आप रोक दो। वो इमरजेंसी का केस है, कुछ नहीं देखना है आपको, आप उसको एकदम रोक दो, बात खत्म। अगर आपको दिख रहा है कोई ऐसा एक्ट है जिस एक्ट की वजह से अगर ये एक्ट टाइम पे नहीं हो पाई चीजें तो फर्म को लॉस होएगा, तो आप उसमें बिना अथॉरिटी के, बिना बचे हुए पार्टनर की अथॉरिटी के भी उस चीज को रोक सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है, ये कह रहा है ये। ऑर्डिनरी प्रूडेंस कहते हैं, मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब अच्छे तरीके से समझदारी कर रोक सकते हैं, ऑर्डिनरी रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑर्डिनरी प्रूडेंस है, कीवर्ड है, इसे देख लेना है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर और कोई बंदा भी होता तो वो भी यही काम करता, यही करता है इमरजेंसी केस में, आप भी वही कर रहे हो, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। और बंदा जो दूसरा पार्टनर था वो भी प्रॉफिट से, वो भी लॉस होने से बचाता, आप भी लॉस होने से बचा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिंग अंडर दी सिमिलर सर्कमस्टांसेस एज सच एक्ट बाइंड दी फर्म। अगर कोई और बंदा करता तो वो भी सेम एक्ट करता, इस केस में वो भी सेम करता, तो उस केस में फर्म भी उसे। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बिल आया, आपकी फैक्ट्री में बिल आया बिजली का 10,000 रुपए का, आज ही अभी एकदम उन्होंने बिल निकाला, आप ये कह रहे हैं हमको पैसे चाहिए अभी, वी वांट तुरंत मनी। तो उन्होंने ऐसे कहा मुझे अभी पैसे चाहिए, बिजली वालों ने कहा वरना हम लाइन काट रहे हैं, आपके प्रोडक्शन बंद करेंगे हम, आपको लॉस जाएगा, आपको एक दिन, अगर मान लीजिए एक दिन का वो बंद हुआ तो आपको जाएगा कहीं हजार का लॉस जाएगा, लेकिन हम उससे मतलब नहीं, आप हमें 10 रुपए देंगे तभी बिजली, 10 रुपए के बोल रहा हूँ सॉरी, आप हमें 10,000 रुपए देंगे तभी बिजली चलेगी, वरना अभी कनेक्शन कटेगा। ऐसा कह रहे हैं कौन, ऐसे कह रहे हैं बिजली विभाग वाले उस फैक्ट्री में आके, जिस फैक्ट्री के पार्टनर थे। अब पार्टनर्स के पास पैसा नहीं था, फर्म के पास पैसा, किसी के पास पैसा नहीं, सिर्फ एक के पास पैसा है। उस टाइम पे वो जो मतलब प्रीमाइस था जहाँ पे बिजली वाले आए थे, वहां सिर्फ ए था और बी था, और बचे हुए पार्टनर नहीं थे, सिर्फ ए और बी पार्टनर थे। बी कह रहा है देख भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, इस टाइम में तो खाली आया था घर से। ए के पास पैसा रखा, ए ने कहा, ए ने तुरंत दे दिया, ए ने तुरंत उसका बिल पे करा, जिससे हमें बिजनेस में मतलब लाइट आती रहे, बिजनेस के ऑपरेशन चलते हैं, जिससे फर्म को लॉस ना हो। ए ने तुरंत कर दिया बिजली का बिल पे। ऑल दो एक ही अथॉरिटी में ये नहीं था कि वो कोई पेमेंट कर सकता है, एक ही अथॉरिटी में ये नहीं था कि वो कोई पेमेंट कर सकता है, फिर भी ए ने पेमेंट करा, तो क्या इस पेमेंट के लिए फर्म लाइबल नहीं रहेगी, फर्म उसके के 10,000 रुपए वापसी नहीं करेगी, करेगी, करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इमरजेंसी का केस था, अगर ये एक्ट ये हरकत ना लेता ए, या ये हरकत ना करता, तो फर्म को लॉस जाता, उसका प्रोडक्शन रुकता, तो उसका कोई काफी हजार का लॉस हो सकता था, ये कहे तो लाखों में लॉस जा सकता था। इसलिए ए को इमरजेंसी में ये कदम उठाना पड़ा, भले ही उसकी अथॉरिटी में ना हो। तो ये कदम ऐसा माना जाएगा कि ए ना उठा के कोई और बंदा उठाता तो भी जैसे उसके राइट होते हैं ऐसी ए के राइट रहेगी, यानी कि पैसे रिकवर वो भी कर सकता था, तो ए भी पैसे रिकवर कर पाएगा। ये होता है इमरजेंसी का केस। अगला है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर कैन मेक बाइंड द एडमिशन बट ओनली इन रिलेशन टू अ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एडमिशन, एडमिशन टू नहीं है, एडमिशन बाय पार्टनर क्या है, पार्टनर एजेंट है एक अदर दूसरे पार्टनर का, इसलिए जो वो जो ट्रांजेक्शन वो करता है उसके लिए वो अदर पार्टनर को बाइंड करता है, ठीक है ना। लेकिन कैसी ट्रांजेक्शन समझिए, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, ठीक, हम पढ़ चुके, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है, तो जो पार्टनर वो काम करेगा उसके लिए दूसरे लाइबल रहेंगे, लेकिन किस ट्रांजेक्शन के लाइबल रहेंगे, जो ऑर्डिनरी कोर्स में हुई हुई ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ उनके लिए लाइबल रहेंगे। An admission or representation by a partner will not be, however, bind a firm in his if his authority pointed limitation। क्या बोला है समझो यार, ये वो वाला एडमिशन नहीं था, मुझको भी लगा आपको न लगे। ये एडमिशन होता है, मतलब एडमिशन के दो मतलब है, एडमिशन मतलब मान लिया
ये एडमिट कर लिया। जैसे मैं मान लीजिए मैं मान लूँ कि यार गर्मी बहुत हो रही है, मैंने पेप्सी पी है, फ्रिज में से 4 पेप्सी किसने उठाई, मान लीजिए घर में आपके जिक्र डिस्कशन चल रहा है कि भाई यार ये फ्रिज में से 4 पेप्सी गायब है, ये किसने उठाई। मैं एडमिट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई देखो मैंने ही पी है। एडमिट करना मतलब सहमत करना या किसी चीज को एग्री करना, वही कहलाता है। अगर पार्टनर किसी चीज को सहमत कर ले, किसी चीज को एग्री कर ले, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पार्टनर इज एजेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है। इसी वजह से अगर एक बंदे ने कोई चीज एग्री करी है तो उसके लिए बचे हुए पार्टनर भी लायबल रहेंगे, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है। इसलिए अगर किसी एक बंदे ने कोई एग्रीमेंट, मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए था, बी था, सी था, इनका बिजनेस था खिलौने बनाने का। ठीक, इनका बिजनेस था खिलौने बनाने का, हम पढ़ चुके। एबीसी 3 बंदे, तीनों का बिजनेस खिलौने बनाने का। तब क्या हुआ, इन्हें एडमिट कर दिया आउटसाइडर से कि ठीक है हम आपको हम आपको 5 लाख रुपए दीजिए, आपसे 5 लाख अभी दीजिए, 5 लाख सॉरी, आप हमें अभी 5 लाख दीजिए और हम आपको अगले महीने खिलौने पहुंचाएंगे। ऐसा ये एडमिट कर चुका है कि आप हमें आज के आज 5 लाख दीजिए, अगले महीने की 10 तारीख को हम आपको खिलौने पहुंचाएंगे। ये ने कहा आउटसाइडर से कि आप हमें आज खिलौने दीजिए, आप हमें आज पैसे दीजिए, हम आपको अगले महीने की 10 तारीख तक खिलौने पहुंचाएंगे। तो ये चीज एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। ये चीज किसने एक्सेप्ट कर ली, ए ने आउटसाइडर की ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि वो आज 5 लाख रुपए देगा और अगले महीने की 10 तारीख को खिलौने लेगा। तो एडमिट कर लिया। तो ए के इस एडमिशन के लिए बचे हुए बी और सी लायबल है। किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो रेपलिकेशन होंगे या जो पनिशमेंट होगी वो पूरी फर्म भुगतेगी, ना कि ए। यानी कि अगर ब्रीच हुआ इस चीज का 10 तारीख पर नहीं हुआ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे ना, वो कॉन्सिक्वेंस सिर्फ ए नहीं भुगतेगा, बी और सी भी भुगतेंगे, क्योंकि ये चीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में थी। ये है इस चीज का एग्जाम्पल कि एक बंदे का एडमिशन, मतलब वो चीज मत समझना कि नहीं पार्टनर आ रहा है। एडमिशन मतलब कोई चीज के लिए सहमति, एक बंदे की सहमति दूसरे बंदों के लिए भी ऐसा माना जाता है कि पूरी पूरी फर्म सहमत हो गई। अगर एक बंदा सहमत हो रहा है तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर एक बंदा सहमत हो रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि सारे के सारे बंदे सहमत हो गए। बस वो बिजनेस पर्पस ऑर्डिनरी होना चाहिए, मतलब उसका खुद का होना चाहिए, जैसे इस केस में खिलौने हैं। लेकिन अगर यही बंदा ये कह रहा है कि नहीं, किसी आउटसाइडर से कह देता, मानिए ये आउटसाइडर से कह रहा है कि देखो तुम मुझे दो 50 लाख, मैं तुम्हें 50 लाख के परफ्यूम भेजूंगा, तो उस केस में क्या बीआरसी लाइबल रहते, नहीं रहते, क्योंकि परफ्यूम तो इसका ऑर्डिनरी बिजनेस ही नहीं है, तो उस केस में लाइबल नहीं रहते। लेकिन खिलौने के केस में लायबल रहेंगे। When the firm is the authority of the point is limited and the other party knows the restriction। लेकिन समझो, an admission of application by a partner will not however, लेकिन ये तो जनरल केस हो गया। ये तो इस केस में तो फर्म बाइंड हो रही है, लेकिन फर्म बाइंड नहीं होगी। कब कब नहीं होगी फर्म बाइंड? फर्म बाइंड तब नहीं होगी जब, अगर मान लीजिए दो चीजें, एक दो चीजें, अगर दो चीज होगी तो फर्म लाइबल नहीं होगी। जस्ट अ मिनट, अरे यार अब हो जा भाई। देखो फर्म लाइबल कब नहीं होगी, मान लीजिए फर्म ने कॉन्टैक्ट बनाया था ए के साथ, फर्म ने कहा था कि देख भाई जो हमारे आउटसाइडर खरीद बेच के जो भी कॉन्टैक्ट होंगे वो तू नहीं कर सकता। फर्म ने एग्रीमेंट बनाया था कि देखो जो हमारे परचेज सेल के कॉन्ट्रैक्ट है वो आप नहीं कर सकते, ऐसा ए से फर्म ने कहा था, तो उसे ए को मना कर दी थी। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। यहाँ पे दो, पहला केस है कि आउटसाइडर को पता है, दूसरा केस है आउटसाइडर को नहीं पता। देखो समझो, एक सेकेंड यार, यहाँ पे दो केस बनते हैं, इसे ही रब कर देता हूँ, ठीक है ना। इजी है यार, कुछ नहीं है, हलवा चीजें हैं। देखो समझो, ए को का रखा है मैंने कि ए खरीद नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे आउटसाइडर के। आउटसाइडर को जानकारी है, यानी कि नॉलेज है, और आउटसाइडर को नॉलेज नहीं है इस चीज की। अगर आउटसाइडर को नॉलेज है तो फर्म बाइंड नहीं रहेगी, तो फर्म बाइंड नहीं रहेगी, क्योंकि आउटसाइडर को पता था कि ए को नहीं देना, फिर भी आउटसाइडर ने ए को दिया, तो उस केस में फर्म की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरा केस, आउटसाइडर को नहीं पता लेकिन ये फिर भी एक्ट कर रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं फर्म आ जाती है लाइबल। फर्म ने तो मना करा लेकिन आउटसाइडर को नहीं जानकारी, तो उस केस में ये चीजें हो जाती हैं करेक्ट। कोई कह रहा है, देखो जस्ट अ मिनट, ये रहा एन एडमिशन, यानी कि एन एक्सेप्टेंस और रिप्रेजेंटेशन बाय अ पार्टनर, कोई भी चीज एक्सेप्ट करना या कोई भी चीज दर्शाना किसी पार्टनर के द्वारा, विल नॉट हाउएवर बाइंड द फर्म, तो वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा। कब? इफ हिज अथॉरिटी टू पॉइंट इज लिमिटेशन, अगर उसकी उस चीज पे लिमिटेशन है कि वो बंदा नहीं कर सकता उस चीज को,
एंड और नहीं है, देखो एंड है, एंड साथ में, ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि उस बंदे की अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए वो काम करने की, बंदा काम कर ही नहीं सकता। साथ में एंड द अदर पार्टी नोज द रेस्ट्रिक्शन, और अगला बंदा, सामने वाला बंदा जो थर्ड पार्टी थी या अदर पार्टी थी, वो जानती थी कि इसे मना करा गया है। दो चीजें हैं, एक तो पार्टनर को उस चीज के लिए मना करा गया हो, और दूसरा बाहरी बंदा जिससे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे इस बारे में जानकारी हो कि इस पार्टनर को मना करा गया है। अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, उसी केस में पार्टनरशिप बाइंड नहीं होती, वरना फर्म बाइंड होगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मिसिंग हुई तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म बाइंड रहेगी। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। X by Z, X and Y are partner in a firm dealing in a spare part of for different brand of motorcycle, मतलब मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाने के काम है इनके। जेड परचेज अ स्पेयर पार्ट ऑफ हिज यामा, यामा मतलब एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, बहुत पॉपुलर थी 90s के टाइम पे। आफ्टर बीइंग होल्ड बाय एक्स दैट द स्प्लिट पार्ट इज सुटेबल फॉर हिज मोटरसाइकिल। क्या बोला, देखो एक्स आया, ये वो एक बंदा आया जेड, जेड ने कुछ पार्ट खरीदे यामाहा के, एक्स ने कहा यामाहा के, एक्स ने बताया उसे कि देखो ये वाले पार्ट आप तो रखो अपने पास, ये वाले पार्ट लगाओ, ये वाले पार्ट अच्छे रहेंगे। लेकिन भाई जो दूसरा पार्टनर था उसने इग्नोर कर दी ये सारी ट्रांजेक्शन को। द स्पेयर पार्ट प्रोव्स दैट अनसुटेबल फॉर द पर्पस ऑफ मोटरसाइकिल एंड इट इज डैमेज। देखो समझो, दो बंदे, ये इनकी फर्म थी, ये इनकी फर्म थी, ये बंदा लेकर अपनी यामा ऐसा करके अपनी यामा लेकर आ बढ़िया करके, वो इस यहाँ दो बंदे थे, एक बैठा था ए, एक था बी। अब अपनी यामा लेकर आ रहा, बी चाय पी रहा था, बी चाय पी रहा, बी अरे ये बैठा था, बी कर रहा था चाय नाश्ता, ए बी नहीं थे, एक्स वाई थे। रुक जाइए जस्ट अ मिनट, तो एक सेकंड, ये मतलब ये अपनी लाया यामा, जस्ट अ मिनट यार। तो ये थे हमारे पास वाई थे एक तो, और एक था एक्स, ये मैं नोट को बनाए देखना भी। एक्स बाई दो पार्टनर थे, ये बंदे दस ही यामा ला रहा था, भाई अपना नाश्ता कर रहा था, एक्स बैठा था उसके बाद बातचीत कर रहा था। अब क्या हुआ, अब गया क्या बोलते, जैसे ही यामा आया तो उसने यामा वाले ने बुलाया कि इधर आओ, दोनों की तरफ को इशारा करा। अब एक्स ने तो वो इशारा देख लिया, भाई नु कह रहा यार देख मैं तो अभी चाय वाला नाश्ता कर रहा हूँ, तो तू ही देख ले भाई क्या इसका मैटर है, सोल्व कर दे, तू ही देख ले भाई क्या इसका मैटर है, तू सोल्व कर दे। एक्स चला गया उसके पास, यामा वाले के पास, ठीक है ना, एक्स चला गया यामा वाले के पास। एक्स ने कहा यामा वाले से क्या दिक्कत है सर बताइए, यामा वाले ने कहा देखो इसके ये पुर्जे मुझे अलग चाहिए। एक्स ने कहा बिल्कुल बिंदास, ऐसे पुर्जे दूंगा पता ही चलेगा आपकी बाइक की स्पीड कितनी है। ऐसे करके उसने अच्छे तरीके से बता दी चीजें। अब वो उसने पुर्जे दिए, उसे कुछ पुर्जे दिए होंगे, वो पुर्जे उसने उसके बाइक में फिट करके दिए होंगे, हाथ में दिए नहीं होंगे, बाइक में फिट करके दे दिए। अब कैसी हुआ, जैसी वो अपनी यामा यहाँ से ले गया, थोड़ी देर जब 2 किलोमीटर आगे जाके उसकी यामा हो गई खराब। 2 किलोमीटर जाके उस उन पुर्जों की वजह से उसकी यामा में लग गई आग, उसकी यामा हो गई खराब, ठीक। अब इस एक्ट के लिए कौन लायबल रहेगा, आप मुझे बताइए, क्या एक्स रहेगा, बाई रहेगा, या दोनों रहेंगे। इस एक्ट के लिए दोनों के दोनों लायबल रहेंगे, चाहे वाले ही बाई ने इग्नोर करा हो, लेकिन अब उसकी इग्नोरेंस की गलती थी, इसलिए इस केस में दोनों के दोनों लायबल रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों दोनों ही स्पेयर पार्ट कर रहे थे। या कहीं ना कहीं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था इस एग्जाम्पल में कि भाई यहाँ एक्स यामा पार्ट नहीं दे सकता, दे रहा था तो वाइंड करेगा ही फर्म को, क्योंकि उसकी अथॉरिटी के अंदर ये चीज नहीं लिखी नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं चीज को कर सकता था, बता सकता था, उसने बताया भी, और वो गलत बताया तो उसकी के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल रहेगी, ना कि वो अकेला। वही कह रहा था कि बाइक इग्नोर करा ट्रांजेक्शन को, स्पेयर पार्ट खराब निकले, मोटरसाइकिल हो गई आग लग गई मोटरसाइकिल में, एंड एक्स एंड वाई बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेट लॉस। तो इस केस में एक्स और वाई यानी कि पूरी की पूरी फर्म लायबल रहेगी जेट के लॉस के लिए। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है, द नोटिस टू अ पार्टनर हु इज हैबिचुअली एक्टिंग इन अ फर्म फॉर द बिजनेस ऑन मैटर रिलेटिंग टू affairs of the firm operations as notice to the firm except in the case of fraud on the firm committed by or with the consent of other partner। क्या बोल दिया इसने, इसने कहा देखो इससे पहले आप एग्जांपल समझो, उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और ज्यादा लिंकेज हो पाएगी। समझो, तीन पार्टनर थे, पी क्यू आर, तीन पार्टनर थे, इन्हें पार्टनरशिप बिजनेस के फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। ये पी क्यू आर तीन पार्टनर्स थे, इन्होंने बिजनेस करा ओलेक्स,
जैसे ओलेक्स करता है ना, ऑनलाइन करता है माल खरीदना बेचना, इस तरीके से इनका एक बिजनेस है, ये सेकंड हैंड गुड्स खरीदते हैं। आर परचेस करता है सेकंड हैंड कार्स का ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। गुड्स बोला, फिर बोला है कार। तो अब स्पेसिफाई बता रहा है कि ऑल्दो तो हम सारे के सारे सेकंड हैंड चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन जो हमारा आर पार्टनर है वो सेकंड हैंड कार ही खरीदता है फर्म के बिहाफ पे, फ्रॉम एस। एस से खरीदता है, कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब जनरली एस से ही खरीदता है। ठीक है ना। एक हमारे तीन पार्टनर आगे पी क्यू आते समझो यार, पी है, क्यू है, आर है। वैसे तो हमारा बिजनेस सेकंड हैंड सारे सामान खरीदने का है, लेकिन अगर कार की बात करें तो कार स्पेशली आर ही खरीद के लाता है, किससे, एस से, फर्म के बिहाफ पे। ठीक, सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाता है। ही कम्स टू नो दैट द कार इज स्टोलन वन एंड इट इज एक्चुअली बिलोंग टू एक्स। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, पता चला इन्हें, यानी कि इस आर को बाद में जब खरीद के लिए आया कार, इसे पता चला कि एक इनमें से एक गाड़ी थी जो चोरी की गाड़ी थी। जो वो गाड़ी एस लाया था वो गाड़ी थी चोरी की। उस गाड़ी को किसने चोरी करी थी और चोरी करके लाई गई थी। ये गाड़ी किसकी थी, ये गाड़ी थी एक्स की। एक्स की चुराई हुई गाड़ी आर के पास पहुंची थी, जो कि किसी ने चोरी करी थी। पी एंड क्यू आर इग्नोर द अब। लेकिन ये जो दो बंदे थे इन्हें पता चल गया था, लेकिन इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि हमारे पास जो एक गाड़ी है वो चोरी की गाड़ी है। इस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया, इस चीज को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो कि एक इलीगल चीज हो रही है। ऑल द पार्टनर्स आर लाइबल टू एक्स। तो इस केस में सारे के सारे पार्टनर लाइबल रहेंगे। क्यों, क्योंकि इस बंदे की गलती थी, इसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। इन्होंने क्या सोचा, पियर क्यों ने कि यार देख, ये गाड़ी परचेस खरीद करने का तो आर की लाइबिलिटी है, क्योंकि ये तो आर की जिम्मेदारी है, इस केस में कोई दिक्कत हमारी होनी नहीं, इनको ये लगा होगा। लेकिन नहीं बगुआ, पार्टनरशिप में आप एक दूसरे के एजेंट हो, तो इसलिए आप दूसरे को लाइबल करते हो, तो इसलिए आर आपको भी लाइबल करेगा। पीएन क्यू इग्नोर द ट्रांजेक्शन, इसके लिए लाइबिलिटी हुई द रियल ओनर एक्स को लाइव पे करना। ओनली द ओनली एग्जम्पशन वुड ही वर्ड लाई इन द केस ऑफ फ्रॉड वेन एक्टिव और टैसिव। ठीक है ना। तो यही कह रहा है ये, इस केस में लाइबिलिटी रहेगी बगुआ पूरे के पूरे की, यानी कि पी क्यू आर तीनों की लाइबिलिटी रहेगी। दिस नोटिस मस्ट बी एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिव। अगर आपको उसकी नोटिस नोटिस आपको उसकी जानकारी है, it must be received by a working partner and not a sleeping partner. It must further relate to the business firm. Only then it will be constitute a notice to the firm. समझो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोला देखो, समझो यार। किस केस में माना जाएगा कि फर्म को इस ट्रांजेक्शन की जानकारी थी, उसके बारे में बात करता है। देखो समझो, द नोटिस मस्ट ऑफ एक्शन एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। या तो आपको सच में पता हो कोई चीज गड़बड़ है, या आपको लग रहा है ये गड़बड़ है। देखो इस केस में क्या, इन्हें तो पता था कि ये चीज चोरी की है, पीआर क्यू को तो पता था। हो सकता है पता ना हो, लेकिन लग रहा हो कि यार ये गाड़ी चोरी की है, हमने ना कभी तो कहीं सुना था या कहीं तो किसी अखबार में पढ़ा था कि एक इसके जैसी इसी नंबर प्लेट की गाड़ी चोरी हुई थी। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गई, किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन आपको खुद आपने अपनी खुद के दिमाग लगा के या कहीं तो खुद की नॉलेज से ये पता कर लिया कि यार इस चीज में गड़बड़ है। और ये जो सामान है वर्किंग पार्टनर से आया है, वर्किंग पार्टनर आर वर्किंग कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज भी हो, एक्चुअल नॉलेज भी हो गई, वर्किंग पार्टनर से भी आ गई। इस केस को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। एंड नॉट बाय स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर आर सोया हुआ नहीं, आर जागा हुआ। इट मस्ट फर्दर रिलेट टू द ऑर्डिनरी फर्म बिजनेस। फर्म के बिजनेस से रिलेटेड था, हाँ, तीनों के तीनों एलिमेंट हो गए। देखो, जानकारी थी, पीयर क्यू को जानकारी थी ट्रांजेक्शन की, हाँ थी। इन्हें तो एक्चुअल जानकारी थी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होती तो भी काम हो चलता। अगर मान लीजिए कि उन्हें अखबार में पढ़ा होता उस ट्रांजेक्शन के बारे में, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव जानकारी। किसी ने बताया नहीं, लेकिन उसने पढ़ लिया वो चीज, उस केस में भी जानकारी मानी जाती है। लेकिन यहाँ तो इसे पता था। अब इसे पता होने के बाद भी बंदे को पता भी था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा जो लाया था बंदा वो एक्टिव पार्टनर था, हाँ एक्टिव पार्टनर लाया था, स्लीपिंग पार्टनर नहीं लाया था। और तीसरी बात है कि पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस के लिए था, हाँ बिजनेस के लिए, इनका बिजनेस सेकंड हैंड मशीन चीजें खरीदने का था। तीनों चीज सेटिस्फाई हो गई। देखो, बंदे को पता भी था, एक्टिव पार्टनर लाया भी था, और दूसरा बात बिजनेस के पर्पज के लिए लाया था। इस केस में क्या होगा,
ओनली इट देन इट विल बी कंस्टिट्यूट अ नोटिस टू अ फर्म। इस केस में माना जाएगा कि इसके बाद जो ट्रांजेक्शन है इसकी जानकारी सिर्फ आर के पास नहीं बल्कि पूरी की पूरी फर्म के पास है। सॉरी, इस केस में माना जाएगा कि इस चीज की जानकारी आर के पास नहीं है बल्कि पूरी की पूरी फर्म के पास है। तो इस केस में क्या होगा, आगे पढ़े। इस केस में क्या होगा, इस केस में पूरी की पूरी फर्म ही लायबल होगी। किस केस में माना जाएगा किसी केस की जानकारी फर्म के पास, समझो अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में माना जाएगा कि इसकी जानकारी फर्म के पास है। और अगर इसकी जानकारी फर्म के पास है तो इसके लिए फर्म लायबल होगी, सीधी बात है। पहला, जब अदर पार्टनर को जानकारी होगी, अदर पार्टनर्स को नॉलेज होगी। अगर अदर पार्टनर को नॉलेज है तो फिर तो लायबल है, ठीक। या फिर दूसरा केस, इस ये नहीं, पहली चीज जो होगी कि अदर पार्टनर को जानकारी, साथ में जो बंदा लाया है वो एक्टिव है, जो बंदे ने ट्रांजेक्शन करी है वो एक्टिव है। एंड चल रहा है, यहाँ और मत पढ़ना। एंड तीसरा है, पहला है कि जो जो बंदा, क्या बोलते हैं, सारे बंदों को जानकारी है, तो मतलब कहीं ना कहीं मान लेंगे हम फर्म को जानकारी है, चाहे एक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो। फर्म को जानकारी मानने के लिए इसके अलावा भी 2 चीज होनी चाहिए। एक तो सारे बंदों को जानकारी है, ठीक, एक तो सारे बंदों को जानकारी है, दूसरा जो बंदा लाया है वो एक्टिव है, और तीसरी बात होती है इसमें, क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस पर्पज से है। 3 चीजें हो गई, अगर 3 चीजें हो गई तो मान लेंगे पूरी पूरी फर्म लाइबल है, पूरी की पूरी फर्म को जानकारी है। यही कह रहा था ये वाला सेक्शन। सॉरी। तो इससे आगे क्या हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल। लेकिन देखो यूनिट 2 जो बड़ी है ये काफी बड़ी यूनिट है, इसमें मेरे को टाइम लगेगा ही। तो मैं सोच रहा हूँ, देखो कुछ प्लान करता हूँ, मई वाले मतलब जो अपने जून वाला है उनके लिए कुछ प्लानिंग करता हूँ, ठीक है ना। बाकी इसको टाइम लगेगा क्योंकि हम डिटेलिंग में जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये यूनिट थोड़ी बड़ी है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखें और अभी बड़े अच्छे तरीके से